Hello friends, good evening. Good evening to all of you. Welcome to the Unacademy, India's largest learning platform. Unacademy is one of the largest and one of the experienced platform for online education. So take advantage of this experience of this largest platform. My name is Manish Kumar Shivhare. Welcome to the Unacademy. Again, welcome. And I have 9 years of teaching experience, especially in thermal engineering. I am also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018, and two times I scored GATE in 2009 and in 2014. I have done my MTech from NIT Hamirpur, and this is my profile ID unacademy.com/@mkshivare. This is Unacademy app. So this is the app icon of Unacademy Learning app. So go to your Apple Store and download this app, Unacademy Learning app. Okay, so Play Store and Apple Store दोनों जगह available है. What you will get here? Free of cost. There is no price. Okay, of course, lots of live classes, live special classes are there, so that you can promote your preparation. You can accelerate your preparation. Okay, what you will get here after that? As you are seeing here, daily live classes are there. लाइव क्लासेस में क्या है, आप डिस्कशन कर सकते हैं, एंगेजमेंट आपको बेटर रहता है, डाउट्स आपके क्लियर रहते हैं. ओके, एंड यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन पोल. नाउ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को अटेम्प्ट किया, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. ओके, आपको पता चलेगा समय रहते कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ सुधार करना है. बिकॉज एट द एंड आप अगर आप फाइनल एग्जाम में अटेंड करते हैं, तो दैट वहाँ मिस्टेक्स पता होने का या जानने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है ना. तो विद इन अ टाइम पीरियड यू विल गेट about yourself, you will get where exactly you are existing. Okay, structure courses mean that all subjects will be completed as per given syllabus, and the sequence of subject will be initially basic subjects will be complete, and then आपके application and advanced subject. Okay, तो यहाँ पे देखो आपको प्लानिंग मिलता है, यहाँ पे आपको सेल्फ एवेल्यूशन मिलता है. ये हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए. और जब आप गेट के एग्जाम की बात कर रहे हैं या ईएससी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है, बिकॉज कंपटीशन बहुत है. यू नो वेरी वेल. अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव वीडियो. अनलिमिटेड लाइव वीडियो, कोई कांस्टेंट नहीं है, आप किसी भी समय देख सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, और कितने भी एजुकेटर का देख सकते हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन. ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन प्राइस की बात करते हैं. अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे आपको दो कैटेगरी मिलने वाली है. फर्स्ट वन इज प्लस कैटेगरी एंड सेकंड वन इज आइकॉनिक कैटेगरी. तो प्लस कैटेगरी में हम देखते हैं तो आपको इतने सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है: 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 18 मंथ. जैसा हम देख रहे हैं कि 18 मंथ का जो फीस आपका है वो है 44,000. तो रिमेंबर दिस, ऐसी जितनी भी फीस है उन सभी में टैक्स इंक्लूड है. क्या इंक्लूड है? देखो, टोटल इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जितने भी टैक्स लगते हैं आपके सारे टैक्स इंक्लूड है. इसके बाद आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. इसके बावजूद अगर आपने ये कोड यूज़ किया हुआ है MANEESH, तो यू विल गेट, यू नो कि ये एजुकेटर कोड होता है. आपको डिफरेंट एजुकेटर का डिफरेंट कोड है. तो दिस इज माय कोड, एंड इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है. ठीक है ना. 10% का डिस्काउंट मिलेगा. डिस्काउंट के बाद ये फीस है. ऐसा नहीं है कि आप इस फीस में फिर बोले कि अभी आपको 10% डिस्काउंट और चाहिए, बोला गया था. ठीक है ना. तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, लिखा हुआ है. तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है आपका आफ्टर 10% डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग मनीज कोड. ओके, नाउ अब आते हैं हम आइकनिक कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द स्पेशल फीचर्स, है ना. इसमें स्पेशल फीचर्स हैं. यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, 12 मंथ का और 24 मंथ का. 12 मंथ का जो फीस है वो आपका है 45,000, जबकि 24 मंथ का जो फीस है वो है आपका 60,000, 60,000 रुपये 24 महीने के लिए. और यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा. ओके, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं है. यहाँ पे भी अगर आपने ये कोड यूज़ किया हुआ है MANEESH, सो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, एंड यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट अगेन. 10% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा, और 10% ऑफ डिस्काउंट के बाद डिस्काउंटेड फीस है आपकी 40,000 एंड 54,000.
और 2 मंथ, इसमें भी आपके सारे टैक्सेस इंक्लूड हैं। ओके, अब आप बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ कैटेगरी। तो अभी तो फीस की बात हमने की थी, फीस भी एक डिफरेंस है, वो पहले डिस्कस कर लिया। अभी बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर की, एक्टिविटीज की। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला देखो। प्लस कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आ रहे हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आ रहे हैं, सो दैट देर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स एज यू आर सीइंग। आइकॉनिक कैटेगरी में क्या है, आपके वो सारे फीचर्स हैं जो आपको प्लस कैटेगरी में मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपको वन ऑफ द बेस्ट यूनिक फीचर्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना, इतना बेहतरीन फीचर है आपके। क्या है, फर्स्ट है आपका पर्सनल कोच, मीन दैट यहाँ पे पर्सनल कोच, कोच who will always with you, who will always with you, who will always try to solve your problem। ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम जो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हर तरीके का सॉल्यूशन आपको पर्सनल कोच देने वाले हैं। ठीक है ना, इवन मोटिवेट भी करने वाले हैं। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, मतलब इंडिविजुअली टेस्ट एनालिसिस होने वाली है कि आपने कैसा परफॉर्म किया, कहाँ गलती की, कैसे सुधार होगा, इस तरीके से। स्टडी प्लानर मीन दैट समवन विल बी देयर हु विल ऑलवेज गाइड यू, लाइक योर गार्जियन, लाइक योर गाइड, लाइक योर सीनियर, लाइक योर फ्रेंड, कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से नहीं पढ़ना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। ओके, पेटी स्टडी मटेरियल, लिखा हुआ स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है आपको ना। तो ये मतलब आई मीन आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड इससे ज़्यादा तो ये तो चलो हमें पता ही है कि थर्मोडायनेमिक्स आपका इस ब्रांच में इस एग्ज़ाम में आता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स आपका आएगा ही आएगा। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये आपका सेकेंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया हुआ था आपका कि बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद कुछ जीरो क्लास से भी रिलेटेड आ गया था। ओके, नाउ अब हम यहाँ करते हैं फर्स्ट लॉ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ का, सबसे पहले तो लॉ डिस्कस कर लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना, चलो इतना तो हो गया। इसके बाद हम कुछ ऐसा डिस्कस कर देंगे जो शायद मतलब ऐसा बताने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे बताने की जो शायद आपने ना ही देखा हो और शायद आपको ना पता हो, इसलिए। ओके, सपोज दैट ये आपका एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम के लिए अगर हम एक जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, सॉरी, ओपन सिस्टम के लिए अगर हम एक जनरल एनर्जी इक्वेशन लिखें, तो जनरल एनर्जी इक्वेशन क्या होगा कि इनलेट पे जो एंटर कर रहा था वो और आउटलेट पे एंटर कर रहा था वो, उसको लेके हम लिखेंगे। सपोज दैट जब हम ओपन सिस्टम के लिए लिखते हैं तो हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाते हैं, और कंट्रोल वॉल्यूम की इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन लिखना है, इसलिए हम वहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं लेंगे, तो इसलिए ना वो स्टडी होने वाली है ना ही वो मतलब एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन में आप बोलेंगे कि मास फ्लो रेट m1 था, E1 था, प्लस हीट इंट्रैक्शन आपका Q हो गया, कैपिटल Q अभी लिखते हैं, कैपिटल Q हो गया इज इक्वल टू m2 E2 प्लस W प्लस डेल्टा E। ये आपका एक जनरल इक्वेशन है। ये इक्वेशन देखो कहाँ से आई, हमने सिर्फ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखा था। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में हमने बताया कि यहाँ से मास फ्लो रेट आपका m1 एंटर कर रहा है विद एनर्जी E1, यहाँ से मास फ्लो रेट m2 एमिट कर रहा है विद एनर्जी E2। इसके बाद इसमें कुछ एनर्जी इंट्रैक्शन हुआ जिसको हमने बोला Q, और इसमें कुछ वर्क इंट्रैक्शन हुआ जिसको हमने बोला W। ठीक है ना, तो ये आप सबने इक्वेशन पढ़ी होगी, अभी हमें पता है कि आपको ये इक्वेशन पता थी, बहुत अच्छी बात है ना। अगर हमने बोल दिया कि अब हम क्या लेते हैं, अब हम यहाँ से एजम्पशन लेना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा पहला एजम्पशन है कि मास एक्यूमुलेशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर आपका m1 इज इक्वल टू m2 होने वाला है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है इसलिए हम बता रहे हैं। और एनर्जी एक्यूमुलेशन भी अगर आपने 0 कर दिया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जितना एनर्जी
आया है उतना ही एनर्जी चला जाएगा, एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो आपने लिखा E1 जो एक्चुअली है वो क्या है आपका, E इज द एनर्जी, कौन सा एनर्जी, जो भी लेके आ रहा है, तो एनर्जी कौन सा लेके आता है आप, हाफ C1² प्लस आप लेके आते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो GZ1 प्लस आप इंथैल्पी लेके आते हैं H1, इतनी एनर्जी करके आप लेके आते हैं। ओके, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो इक्वेशन आने वाला है वो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आएगा, क्योंकि आपने मास एक्यूमुलेशन एनर्जी एक्यूमुलेशन कर दिया है। एनर्जी ये ऐसा लिखने के बाद आपका इक्वेशन क्या बनता है H1, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसके बाद जो अब हम बताएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, प्लस GZ1 एक्चुअली सीक्वेंस में था इसलिए हमारा लिखना ज़रूरी हो जाता है। m से आपने डिवाइड कर दिया इसलिए आपका स्मॉल हो गया, प्लस हाफ C2²। हम यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो हाफ लिखते हैं कई जगह और कई जगह लोग 2000 लिखते हैं, कई जगह 2 लिखते हैं और कई जगह 2000 लिखते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अगर आपका H इंथैल्पी का यूनिट किलो जूल में चल रहा है तो आप 2000 लिखेंगे, अगर आपका इंथैल्पी का यूनिट जूल में चल रहा है तो आप सिर्फ 2 लिखेंगे। क्लियर है, आपने एक एजम्पशन लिया हुआ था, अब हम दूसरा एजम्पशन लेते हैं। हमने दूसरा एजम्पशन ले लिया, सपोज दैट लेट लेट इट क्लोज, लेट इट क्लोज। अब हमने इसे क्लोज कर दिया, जैसे ही आपने क्लोज किया तो आपने क्या किया, एक यहाँ पे बैरियर लाके खड़ा कर दिया और एक यहाँ पे बैरियर लाके खड़ा कर दिया। अब जब बैरियर आपने खड़ा कर दिया है तो इसका मतलब फ्लो रुक जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू, दोनों क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला। रिमेंबर दिस पॉइंट, अगर दोनों जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन H इज इक्वल टू क्या होता है, H1 इज इक्वल टू आपको पता है इंटरनल एनर्जी प्लस P1V1 फ्लो एनर्जी होता है, प्लस आपका हाफ C1² प्लस आपका GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू आप लिखेंगे U2 प्लस P2V2 प्लस हाफ C2²। यहाँ ये थोड़ा सा नया है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को सिर्फ इक्वेशन पता होता है, ये नहीं पता होता है कि ये कहाँ से आया है। ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये कहाँ से आया ये पता होना भी ज़रूरी है। अगर आपने बोल दिया कि क्लोज है मतलब नो फ्लो, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा, और अगर कोई फ्लो नहीं होगा तो देखो फ्लो एनर्जी जीरो, C1 जीरो, फ्लो एनर्जी एमिट पे एग्जिट पे जीरो, ये जीरो। तो अभी इक्वेशन आपकी क्या आ गई, इक्वेशन देखो आप, इक्वेशन आपकी कुछ आ गई U1 प्लस GZ1। अगर हम बोल दें कि GZ1 कैंसिल आउट हो गया मतलब एनर्जी बराबर है, अगर हम GZ1 को कैंसिल आउट करना चाहें, हमने कैंसिल आउट किया है, जीरो नहीं किया, देखो ध्यान से देखो इक्वेशन पे, हमने जीरो नहीं लिखा है, हमने कैंसिल आउट किया है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब आपकी इक्वेशन हो जाएगी U1 प्लस Q इज इक्वल टू U2 प्लस W। इसी को हम लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। और आप इस इक्वेशन का, कई लोग मतलब सबको नहीं, कुछ बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये इक्वेशन पता थी कि कैसे आया था, जिनको नहीं पता थी कि वो अब देख लो ये इक्वेशन ओनली फॉर क्लोज सिस्टम है, और कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। ओनली फॉर क्लोज सिस्टम है, कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। क्लियर है, देख लो आप, ये सिस्टम ओनली फॉर क्लोज सिस्टम है, ये आपका स्टडी फ्लो इक्वेशन हो गया और ये आपका अनस्टडी हो गया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आपसे कल को कोई कह दे कि हाउ कैन यू से दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इज फॉर क्लोज सिस्टम, तो नाउ आई थिंक यू कैन प्रूव इट। एक्चुअली ये किसी बुक में मेंशन नहीं था इसलिए हमने इसे बता दिया। देखो पता होना अच्छी बात है, लेकिन सबको पता होना ये और अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और गेट। ओके, और ये लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे तो आपका भी टाइम सेव होने वाला है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये केबीसी का क्वेश्चन नहीं है, आपको 1000 रुपये नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, इसलिए आराम से करो क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे तो उसको पॉज कर दिया करो, फिर क्वेश्चन आराम से करो, ABCD देख लो, फिर जैसा हमने बताया उससे आप क्रॉस चेक कर लो। ठीक है ना, ये बेटर होता है। अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो ये कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है कि हम बताएंगे और आप याद कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस नहीं हुआ है ना
तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में परफॉर्म करना आपके लिए बहुत मेहनत की बात है। प्रैक्टिस हाँ हर समय करना है, कितना भी। देखो एक क्वेश्चन को अगर आपने 10 बार भी किया हुआ है ना, तब भी अगर वो नेक्स्ट 11th टाइम्स आपकी स्क्रीन पे है तो आप उसे फिर से करो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में डेटा चेंज हो गया हो और वो यही चेक करना चाहते हैं। क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो हमेशा पहला ऑप्शन वो रखते हैं जो आप गलती से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और मोस्टली नहीं, कई बच्चे जो फटाफट वाले होते हैं ना, जल्दी आदि, वो पहले ऑप्शन जैसे ही देखते उफ ये तो आ गया, खटखट आंसर सही है ना। ऐसा नहीं है, जो आप गलत करते हैं ये भी उन्हें भी पता है कि गलत कहाँ से करना है, ठीक है ना। जहाँ से गलत होगा वहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ओके, तो ABCD का आंसर टिक मारो यहाँ पे। देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, इसलिए हम बात करेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेक प्लेस, W इज इक्वल टू डेल्टा एच व्हेन अप्लाइड टू, W इज इक्वल टू डेल्टा एच, W इज इक्वल टू डेल्टा एच। इस इक्वेशन पे आ जाओ, W इज इक्वल टू डेल्टा एच, क्योंकि डेल्टा एच लिखा है, अगर डेल्टा यू लिखता तो हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे एच बोला है। इस पे आ जाओ, क्लोज सिस्टम के लिए यू होता, गलत। ओपन सिस्टम अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक, अब ओपन सिस्टम, ये आपका ओपन सिस्टम है, इसमें देखो अगर आप C1 जीरो कर दो, Z1 कैंसिल आउट कर दो, Q जीरो कर दो तो आपका हो जाएगा। देखो अंडरगोइंग एडियाबैटिक Q जीरो हो गया विद नेग्लिजिबल चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी नहीं जीरो करना होता है। कई बार आप लिखते हैं ना तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, लेट अस अज्यूम काइनेटिक एनर्जी जीरो, नहीं, गलत हो जाता है वो। आपने लिखना लेट अस कंसीडर वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आपने यहाँ पे देखो GZ1 को और GZ2 को कैंसिल आउट किया है, जीरो नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये आपका सही है बी पार्ट। ये आपका क्लोज सिस्टम बोला है, यही गलत हो गया, आपका क्लोज सिस्टम बोला यही गलत हो गया। तो हम आगे नहीं भी चेक करें तो क्लोज सिस्टम देख के ही हम बोल सकते हैं कि ये गड़बड़ मामला है ना। इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन पे स्टील बॉल ऑफ मास m, इन्होंने मास बोला है, स्पेसिफिक हीट बोला है, इज एट टेम्परेचर इतना बोला है, इट इज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर एट इतना द फाइनल स्टेट ऑफ वाटर। देखो हमको बताया गया था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे अगर स्टील बॉल का टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना है, 60 है। अब सपोज दैट ये आपकी स्टील बॉल थी, ये आपका क्या था, वाटर था, ठीक है ना। अभी आपने क्या किया, वाटर में स्टील बॉल को डिप कर दिया, तो इसका टेम्परेचर कितना था, 60 डिग्री से था। इसका टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कितना होगा, बस जितना हीट बॉल रिजेक्ट करेगा, MC डेल्टा T ऑफ बॉल इज इक्वल टू MC डेल्टा T ऑफ वाटर। M ऑफ बॉल क्या है 1, C ऑफ बॉल क्या है 0.4, डेल्टा T क्या है आपका फाइनल टेम्परेचर। देखो दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि जब तक सेम नहीं होगा तब तक हीट फ्लो होगा, जब तक हीट फ्लो होगा तब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, है ना। तो आपका हो गया 60 माइनस TF, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा है, इज इक्वल टू, ये भी आपका 1 है, 1 लीटर इंटू 4.18 इंटू EF, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा कहाँ से, 20 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अप्रोक्स आएगा 10 अप्रोक्स 23 के आसपास। तो ये आपका ए पार्ट सही होगा, 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ए पार्ट सही होने वाला है। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है, स्क्रीन को पॉज कर दिया करो, कैलकुलेशन कर लिया करो, तभी आगे बढ़ा करो, ठीक है ना। इसीलिए ये रिकॉर्डेड सेशन है, ताकि इसमें आपका समय कम लगे, डेटा बचे, क्योंकि डेटा कीमती है। आज ही बहुत बुरी खबर आई, डेटा खत्म होने की वजह से बड़े भाई ने छोटे भाई को ना, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन अ स्टडी फ्लो प्रोसेस द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास और स्टडी फ्लो। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक हो गया, कंप्रेशन हो गया, स्टडी फ्लो हो गया, द वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास इज इक्वल टू क्या होगा आपका। देखो इन्होंने क्या बोला, स्टडी फ्लो बोला, ध्यान यहाँ देने वाली बात थी।
ध्यान देने वाली बात क्या है, स्टडी फ्लो। स्टडी स्टडी फ्लो मतलब ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम बोल दिया तो ओपन सिस्टम के लिए जो आपको वर्क होता है वो क्या होता है, माइनस वीडीपी होता है, माइनस वीडीपी ये होता है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ क्वेश्चन पे नजर डालो, क्वेश्चन फटाफट करो। देखो इसमें हीट इंटरेक्शन दिया हुआ है, वर्क इंटरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें हीट इंटरेक्शन दिया हुआ है, वर्क इंटरेक्शन दिया हुआ है। करना है क्या, देखो इन्होंने बोला है स्टीम टरबाइन रिसीव स्टडी स्टीम एट 10 बार विद इंथैल्पी H1 दिया हुआ है आपका कितना 3000 एंड डिस्चार्ज एट 1 बार इंथैल्पी H2 दिया हुआ है 2700 ओके। द वर्क आउटपुट द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाना है आपने। तो H1 प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज इन जीरो कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दिया, और यहाँ पे आ गया Q इज इक्वल टू H2 प्लस आपका आ गया W। क्लियर है, विद द चेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन। तो देखो भैया W की वैल्यू भी गिवन थी, W की वैल्यू कितनी है, देखो यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं बार बार, यूनिट आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे रही है, यूनिट सेम है। यहाँ से देखो Q क्या आ गया, आपका आ गया 33,000, ये आपका 27,250। तो Q आपका कितना आ गया 50 किलो जूल आ गया, आंसर आ गया। तो इतना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो स्क्रीन पॉज कर दो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, उसके बाद स्क्रीन प्ले करो और आंसर देखो, है ना। व्हेन एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट, आइडियल गैस है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सही है, इज थ्रोटल एडियाबैटिकली, तो जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसमें आपकी इंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 रहती है, ठीक है ना। थ्रोटलिंग प्रोसेस H1 इज इक्वल टू H2 आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। उसके साथ साथ एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि एडियाबैटिकली बोल दिया, हीट इंटरेक्शन तो होगा नहीं। ये आप एंट्रोपी पे जाके समझेंगे कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज सिर्फ तब हो सकती है जब उससे आप हीट क्या करें, निकाल लें। एंट्रोपी डिक्रीज तभी होती है। तो यहाँ पे एडियाबैटिकली हीट लेंगे नहीं, एंट्रोपी सिर्फ इंक्रीज करने वाली है। तो लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small steam vessel a small steam vessel okay perfectly insulated and doing no shaft work, इन यहाँ पे W इन्होंने बोल दिया 0 है। cause a drop cause a drop इतना इंथैल्पी, मतलब इन्होंने इंथैल्पी बोल दिया है, मतलब डेल्टा H बोला है इज इक्वल टू 0.8 किलो जूल पर किलोग्राम। okay enthalpy of steam from entering of exit, okay if the kinetic energy of steam at entry if the kinetic energy of steam at entry is negligible, ये बोल रहा है कि C1 की वैल्यू क्या है, लगभग 0 है, नेग्लिजिबल है। तो वेलोसिटी ऑफ C2 पूछा है, देखो आपने क्या लगाना है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि विशिल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका मास एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है ना। और परफेक्टली इंसुलेटेड बोल दिया तो आपका Q की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, परफेक्टली इंसुलेटेड। आप इक्वेशन लगाएंगे H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ C1 स्क्वायर 0, आपका विशिल जो है वो स्मॉल है, कैसा है, स्मॉल है। देखो सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं हिडन होती है, स्मॉल है इसलिए आपने बोल दिया कि आपका Z1 इज इक्वल टू Z2 कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, देखो ये आपका सपोज छोटा सा डिवाइस है, अभी इसमें इस एंड पे डेल्टा Z1 ऐसे होगा, अगर हम इसको वर्टिकल भी कर देंगे तो डेल्टा Z क्या होगा, इसके लेंथ के बराबर आ गया। अगर स्मॉल है तो इसका लेंथ कम हो गया, तो डेल्टा Z भी नेग्लिजिबल हो गया। क्लियर है, ये भी आपका डेल्टा Z1 Z2 कैंसिल आउट, तो Z1 प्लस Q0
इज इक्वल टू H2 प्लस 0 प्लस ZZ2, क्योंकि हम ये जीरो नहीं करेंगे, हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है ना। अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है तो इसमें मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पे W इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, वेलोसिटी पूछा है, अच्छा वेलोसिटी पूछा है, ओके। अच्छा W तो आपका जीरो कर दिया, W जीरो कर दिया, और यहाँ पे हाफ C2 स्क्वायर है, क्या है, हाफ C2 स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में हम एक चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान से देखना। प्लस हाफ C2 स्क्वायर, यहाँ पे आपका जो C2 की वैल्यू है ये क्या हो गया आपका 2H1 माइनस H2। अब यहाँ पे देखो H क्या है, किलो जूल में था, H किलो जूल में है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2000 होगा, क्लियर है, अंडर ये याद रखना हमेशा। अगर आपका H जूल में है तो हाफ C1 स्क्वायर होगा, अगर H किलो जूल में है तो यहाँ पे आपका 2000 होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। रफ करके दोबारा लिख देते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है। ये आपका 1/2000 होगा C2 स्क्वायर प्लस ZZ2 जो कैंसिल आउट हो गया प्लस 0, क्लियर है, क्योंकि आपका H जो है वो क्या है, किलो जूल में है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे 0.8 1600 मतलब ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, ये C2। तो इतना आसान था, देखो 2 नंबर का था। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने करना है, स्क्रीन को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन करा करो। 2 किलोवाट 40 लीटर हीटर इज स्विच्ड फॉर 20 मिनट, द हीट कैपेसिटी वाटर इज दिस, एज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गॉन इनटू हीटिंग। इन्होंने मुझे बोला है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही थी वो सब हीटिंग में चली गई, ठीक है ना, इंक्रीज ऑफ वाटर ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, आपने बोलना है कि कितनी हीट जनरेट हुई थी। तो आपने बोला कि 2 किलोवाट का हीटर था, 2 किलोवाट मतलब किलो जूल पर सेकेंड, तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड में 20 मिनट से कर दें तो सेकेंड में था, इसलिए 20 × 60, इतना किलो जूल हीट जनरेट हुई। किसको गर्म किया, वाटर को, तो वाटर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा, mCp/dt। यहाँ पे आप लिखेंगे mCp∆T, बस क्वेश्चन हो गया। आपसे डेल्टा टी पूछा गया है, डेल्टा टी आप सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा सी पार्ट 14.3। इसमें आपका सी भी क्या है 4.2 है, एम कितना है 20 लीटर 40 लीटर, एम आपका कितना रहेगा 40 लीटर ही 40 किलोग्राम होता है, क्योंकि आपका मास सॉरी वाटर है, वाटर के लिए 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो, ठीक है ना, ये आपका काम का है। इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों के लिए, चाहे ओपन सिस्टम हो चाहे क्लोज सिस्टम हो, दोनों के लिए वर्क बराबर होता है और इसके साथ साथ हीट भी बराबर होता है, क्लियर है। हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन फॉर क्लोज सिस्टम, वर्क इंटरेक्शन फॉर ओपन सिस्टम, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तीनों चीजें बराबर होती हैं। इस पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर लो, क्लियर है। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाइट्रोजन गैस मोलिकुलर वेट इज दिस इन सिलेंडर बाय पिस्टन एट इनिशियल, इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, इनिशियल आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रेशर आपका 2 बार। इन पर्टिकुलर द गैस स्लोली एक्सपेंड आइसोथर्मली, अभी हमने बताया आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है और वॉल्यूम V2 दिया हुआ है। हीट एक्सचेंज ऑकर विद द एटमॉस्फेयर 298 ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन अभी क्या बताया W इज इक्वल टू प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम इनिशियल फाइनल दिया हुआ तो P2 और P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1/V2, क्योंकि V1/V2 यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा W इज इक्वल टू, हम यहाँ अलग क्या लगा देंगे P1 V1
ln V1/, बस ये आपका W आ गया। सारी वैल्यूज आपको गिवन है। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। क्लियर है? आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 138 के अप्रोक्स। क्लियर है? सिर्फ कैलकुलेटर चलाने की जरूरत है। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन सेम है। इन्होंने बोला है द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स बतानी है। रिमेंबर दिस थिंग, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। तो आपका जो सिस्टम था वो कैसा है, आइसोथर्मल। कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। प्रोसेस कैसा हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। तो आइसोथर्मल हो रहा है, उसके बाद इन्होंने बोल दिया स्लोली एक्सपेंड हो रहा है। ऐसा हो रहा है, स्लोली एक्सपेंड हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोली एक्सपेंड हुआ, आइसोथर्मल हुआ, लॉसेस हुए नहीं। क्या नहीं हुए, लॉसेस नहीं हुए। तो ये कैसा होगा, रिवर्सिबल हो गया। इसकी वजह से हमने कैसा कंसीडर कर लिया इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर लिया। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स जो होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप एंट्रोपी में पढ़ोगे। यहाँ पे आप इतना ही जान लो कि रिवर्सिबल अगर प्रोसेस हो रहा है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी, यूनिवर्स मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0 होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है इसमें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे पेशेंस नहीं खोना है। इन्होंने बोला अ फुटबॉल वाज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर। मिस्टेक बस यही होने वाली है पहले लाइन पे, गेज प्रेशर ऑफ 1 बार व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज 15 व्हेन द गेम स्टार्टेड। Next day, the air temperature at the stadium is 5 degrees centigrade. Assume that the volume of the football remain constant is this. The amount of heat lost by the air in the football and the pressure of the air in the football at the stadium respectively. इन्होंने बोला है कि आज आप गए थे फुटबॉल में हवा भराने, तो आपने 1 बार गेज प्रेशर की हवा फिल कराई जब आपका टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगली सुबह जब आप खेलने गए तो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। वॉल्यूम उतना ही था। तो पूछ रहे हैं कि हीट लॉस कितना होगा और प्रेशर कितना होगा, ठीक है ना, ये पूछा है इन्होंने। तो अभी तो हमें सिर्फ इतना पता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज हो चुका है तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इनिशियली गेज प्रेशर कितना था, 1 बार था। हमें तो इतना ही पता है ना कि अगर हम बोलेंगे कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इनिशियली गेज प्रेशर 1 बार था। इन्होंने जो प्रेशर पूछा वो कौन सा पूछा, एंड द प्रेशर ऑफ द एयर फुटबॉल एट द स्टेडियम, ठीक है ना। तो हम्म तो पहले था 1 बार, तो 1.94 नहीं हो सकता, 1.94 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कम होना चाहिए ना प्रेशर। टेम्परेचर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया। क्लियर है? अब आ जाओ वापस इस पे। अब आपने बोला है कि वॉल्यूम कांस्टेंट था, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो हीट लॉस पूछा है। तो देखो हीट लॉस आपका क्या होगा, एम सी वी डी टी, यही होगा। क्लियर है? एम आपको पता है क्या, नहीं, लेकिन वॉल्यूम पता है। तो सबसे अच्छी क्या है, आप पी वी इज इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन लगा लें। पी वी इज इक्वल टू एम आर टी इक्वेशन लगाएंगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वी ओवर आर टी, पी वी ओवर आर टी। एंड रिमेंबर वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब आप m इज इक्वल टू लगाएंगे तो p आपका क्या होगा, p आपका 1 बार नहीं होगा। p आपका 1 बार नहीं होगा, बिकॉज आपका जो प्रेशर है वो 1 बार गेज प्रेशर है। यहाँ पे जो p है होता है वो आपका नेट प्रेशर होता है, एक्चुअली टोटल प्रेशर, ठीक है ना। तो इट विल बी इक्वल टू द 1 प्लस सराउंडिंग, और सराउंडिंग कितना है, एम्बियंट टेम्परेचर। सराउंडिंग तो मेंशन नहीं है, अगर सराउंडिंग मेंशन नहीं तो 1.013 बार। तो आप लिखेंगे p इज इक्वल टू 1 प्लस 1.10 1.0132 बार। सराउंडिंग प्रेशर कितना होता है, 1.013
1325 बार, बार है तो इंटू किलो पास्कल में है। एक सेकेंड आपका आर का वैल्यू किस में है? आर का वैल्यू भी नहीं गिवन है, एयर है तो जिसमें भी आप ले, आपने 10⁻² कर दिया, किलो पास्कल में ले लेंगे। वॉल्यूम आपने ले लिया 2500 सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में बदल लो 10⁻⁻6 अपॉन आर आपने क्या लेना है 0.287 किलो पास्कल ऊपर ले चुके हैं प्रेशर, इसलिए यहाँ पे किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन इनटू टेम्परेचर। इनिशियली टेम्परेचर कितना था जब बनाने गए थे? 15 मतलब +273, तो ये आपका हो गया 288। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो आप, मास को सॉल्व करोगे आप, देखो मास को सॉल्व करोगे तो आपका मास जो आएगा 6.0 इंटू 10⁻³ समथिंग आएगा किलोग्राम में, ठीक है ना। ये आपका मास आ जाएगा। मास आपका आ चुका है, mCv/dt लगाना है, m पता है, cv आपका 0.718 आता है एयर के लिए, ठीक है ना, और डेल्टा टी तो आपका आ जाएगा, अब आ जाएगा आपका q इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻³ इंटू 0.718 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपका 15-5। इसको सॉल्व करोगे तो q की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, लास्ट पार्ट ये वैल्यू आती है 43.7 आएगा, ठीक है ना, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो 43.7 आ गया, तो यहीं से लास्ट पार्ट आ गया। आपको टेम्परेचर निकालना, प्रेशर निकालना है, तो आप इधर से निकाल लो P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। यहाँ से आप निकालोगे तो आपका प्रेशर P2 इज इक्वल टू आ जाएगा, कुछ आएगा 208 किलो पास्कल के आसपास आएगा। फिर इसका मतलब आप गेज प्रेशर निकालेंगे तो -101 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 101 से माइनस करेंगे 1.07, नहीं गड़बड़ बता दिया, ये प्रेशर तो 100 से कम आना चाहिए ना, ये प्रेशर 100 से कम आना चाहिए। तो एक काम करो, ये आपका आ जाएगा 194.33, हम ऐसे ही निकाल देते हैं। अब 194 पॉइंट समथिंग से माइनस करेंगे तो 101 को माइनस करेंगे तो अप्रोक्स 0.93 कितना आ जाएगा, बार में आ जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू कितना हो गया 93 किलो पास्कल है ना, ये इज इक्वल टू 0.93 बार। तो यहाँ पे ये पार्ट सही होगा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 194.33, ये आपकी आ रही है किलो पास्कल में। रिमेंबर दिस, ये आपका क्या है, प्रेशर है, और ये क्या है, ये आपका गेज प्रेशर है। इसे हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि गेज प्रेशर ऑफ एयर टू बॉल मस्ट हैव ओरिजिनली इन्फ्लेटेड सो दैट इट विल बी इक्वल टू 1 एट स्टेडियम। ये बोल रहे हैं कि पहले हम बनाने गए थे 1 बार, तो नेक्स्ट डे आपका कम हो गया, कितना हो गया 0.93 बार हो गया था, अभी हमने कैलकुलेट किया पिछले पार्ट में। तो ये कह रहे हैं कि इतना भराने जाओ कि नेक्स्ट डे आपका कितना हो जाए, 1 बार हो जाए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, इन्होंने बोला है कि P2 ओवर P2 इज इक्वल टू P1 ओवर P1, ये क्वेश्चन लगा दो। और यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि P2 आपका कितना होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, P1 तो आपका कितना है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 288 केल्विन। P2 कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 278 केल्विन। अब ये पूछ रहा है कि P1 हमें बताना है कि कितना भराने जाए, P2 इज इक्वल टू जो टोटल प्रेशर हो वो कितना हो जाए, 1 बार हो जाए। अगर ये पूछ रहा है कि 1 बार हो जाए P2, अगले दिन the gauge pressure of air with the ball must have originally inflated so that it will be equal to the gauge pressure at the stadium। इन्होंने पूछा है कि स्टेडियम P2 पे 1 बार हो जाए, मतलब 1 बार 100 किलो पास्कल प्लस 101.325 किलो पास्कल, इतना प्रेशर हो, इतना प्रेशर।
मतलब ये कितना 202.32। यहाँ पे इक्वेशन लगा दो, आपने P2 बोला 202.325 किलो पास्कल, टेम्परेचर T2 आपका 288 इज इक्वल टू ये आपका 278, ये आपकी वैल्यू क्या होगी? एक सेकेंड, 278 T2, ये आपका 278 है। P1 तो 288 होगा ना, 18 वाला, ये आपको पूछा गया। क्लियर है? तो यहाँ से अगर देखें 202, इससे ज़्यादा आना चाहिए। 202 मतलब 101 से ज़्यादा आना चाहिए। 101 से थोड़ा ही ज़्यादा आएगा तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। खैर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 208 समथिंग आएगा। ठीक है ना? फिर हम इसमें क्या करेंगे, P1 गेज निकालने के लिए 208 माइनस 101 अप्रॉक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 107। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 107। ये अप्रॉक्स वैल्यू चल रही है हमारी। ठीक है ना? गेज प्रेशर का तो पता ही है, गेज प्रेशर अभी इतने बार बता दिया। गेज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर माइनस पी गेज इज इक्वल टू प्रेशर एक्चुअल माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसीलिए आप हर बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस कर दे रहा है। ठीक है ना? ये आपको 107 किलो पास्कल में आ रहा है आंसर, किलो पास्कल में। क्लियर है? तो सी पार्ट आ गया, क्योंकि यहाँ से 100 से डिवाइस कर देंगे तो बार में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following relationship is valid only for reversible? Okay, only for reversible। तो only for reversible, ये जो आपकी इक्वेशन होती है एंट्रोपी इक्वेशन होती है और ये सबके लिए वैलिड है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत, ये गलत, ये गलत। लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये एक्चुअली क्या है, इसे हम DW लिखना था, वो ऐसा लिख गया। ठीक है ना? लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस एक्सपेंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, सिलेंडर अरेंजमेंट एक्सपेंशन प्रोसेस इज वेरी स्लो, मतलब रिवर्सिबल, is resisted by ambient pressure, okay, 100. During the expansion process, the pressure of the system gas remain constant at 300 Kelvin. The change in volume of the gas is 0.1. The maximum amount of work, इन्होंने बोला एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो कितना है 300 केल्विन, सराउंडिंग का बाहर प्रेशर 100 केल्विन। जो डेल्टा वी ऑफ द वॉल्यूम है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू है 0.1 मीटर। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपसे मैक्सिमम वर्क पूछा गया कितना होगा। तो वर्क जो हो रहा है जब एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट द सराउंडिंग हो रहा है। यहाँ पे P इंटू डेल्टा वी जो आएगा, यहाँ पे P आपका सराउंडिंग आएगा P नॉट। बस हो गया क्वेश्चन। 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। एक सेकेंड, द मैक्सिमम वर्क अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज। अच्छा, दैट कुड बी यूटिलाइज, एक सेकेंड, ये हमने वो वर्क निकाल दिया था जो बाय द सिस्टम करना पड़ा। अब अच्छा एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो वर्क जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है 300 किलो पास्कल लग रहा है, सराउंडिंग प्रेशर से 100 किलो पास्कल लग रहा है। तो जब हमें कहीं वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसका कुछ पार्ट तो अगेंस्ट सराउंडिंग चला गया। कितना पार्ट चला गया, 100 चला गया। तो बचा कितना, तो आप यहाँ बोलेंगे P नेट इंटू डेल्टा वी। और P नेट जो बचा है वो है 300 माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। ये आपका यूटिलाइज्ड वर्क है। ठीक है ना? इतना बचा जो हम अगेंस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि 100 किलो पास्कल का जो वर्क था वो तो यूटिलाइज हो गया अगेंस्ट द सराउंडिंग। यहाँ पे आप कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 किलो जूल। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon contain an ideal gas is initially kept in an evacuated and insulated room. Balloon ruptured and gas filled the entire room. Which one of the following? इन्होंने बोला कि एक रूम है, रूम में बैलून रैप्चर्ड हो गया है और वो जो रूम है प्रॉपर इंसुलेटेड है,
तो एनर्जी तो अंदर बाहर हो नहीं सकती, तो जितनी एनर्जी अंदर है उतनी ही एनर्जी रहेगी। फ्लो नहीं हो रहा तो जितनी काइनेटिक, जितनी आपकी इंटरनल है, जितनी इंथैल्पी उतनी ही रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज गड़बड़, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज गड़बड़, बोथ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी ऑफ द गैस इंक्रीज गड़बड़, नन ऑफ, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे दोनों क्या होगी, इंक्रीज फ्रॉम इनिशियली वैल्यू बट इंथैल्पी ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट रहने वाला, क्लियर है। नेक्स्ट, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे लेकिन बहुत ही आराम से बताएंगे, इसलिए ध्यान से समझना, है ना। ये कॉन्सेप्चुअली हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने सही से समझा ध्यान से। इन्होंने बोला कि एक रिजिड टैंक है इनिशियली इवैक्यूएटेड, ये टैंक आपका इनिशियली इवैक्यूएटेड, द टैंक इज कनेक्टेड विद द सप्लाई लाइन, यहाँ पे सप्लाई लाइन है, यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है, एज्यूम एन आइडियल गैस, एयर को एज्यूम करना एज एन आइडियल गैस, प्रेशर आपका 1 मेगा पास्कल है, यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो कितना है 1 मेगा पास्कल है, टेम्परेचर आपका 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, a valve connected with the supply line is opened and the tank is charged with air until the final pressure inside the tank reach 1 megapascal, the final temperature, इन्होंने बोला है कि अभी ये वॉल्व ओपन होगा, गैस अंदर जाएगा, गैस अंदर जाएगा, इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा जब ये भर जाएगा, क्योंकि जब ये भर जाएगा गैस बंद हो जाएगा, द वॉल्व बंद हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, यहाँ पे फ्लो हो रहा था, तो जब ये इनलेट हो रहा था इसके पास क्या था, इसके पास स्लोप मोशन है, देखो क्या लिखा था यहाँ पे, कहीं लिखा है is open, the tank is charged until the final inside the tank the final temperature in the इंसुलेटेड है, पहली बात तो हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इस कनेक्टेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है, ये कितनी एनर्जी लेके आएगा, स्पेसिफिक की बात करें तो इंथैल्पी H1 लेके आएगा, ठीक है ना। सपोज दैट हम ये बोलते हैं कि ये जो टैंक है ये आपका सेक्शन 1 है और ये आपका सेक्शन 2 है कोई सेक्शन 2, हमने हाइपोथेटिकली मान लिया। तो जब ये एंटर कर रहा था तो इंथैल्पी लेके आया H1, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आया तो सिस्टम के अंदर आते ही इसके पास फ्लो 0 हो गया, तो अंदर एंथैल्पी स्टोर हो गई H2। लेकिन अगर हम बात करें कि H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू H1 रहेगी, H2 की जगह हम क्या ऐसा लिख सकते हैं U2 प्लस P2 V2, ये आपका फ्लो एनर्जी है, फ्लो एनर्जी तो आपका 0 हो गया क्योंकि टैंक के अंदर तो कोई फ्लो है नहीं, है ना। आप चाहे तो टैंक के अंदर की कंडीशन को समझ लें, चाहे आप सेकेंड सेक्शन ले लें और यहाँ पे फिर हम फ्लो एनर्जी 0 कर दें, तो 2 हो गया। तो ये आपका रिलेशन आ गया, क्या आ गया, H1 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू क्या होती है Cp इंटू T1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी Cv इंटू T2। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो T2 इज इक्वल टू गामा इंटू T1, बस हो गया। इज ग्रेटर देन, यस ग्रेटर देन, इसका कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आ चुका है आपका ESE में, ठीक है ना। ये आपका इज ग्रेटर देन 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an steady process taking place in an advanced single inlet outlet, the work done per unit mass of this where V is specific and P is इतना एक्सपोनेंशियल। इन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन है किसके लिए वैलिड है, वैलिड इफ प्रोसेस रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक, गलत, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बोल दिया गलत, रिवर्सिबल यस, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक आइसोथर्मल ऐसा मेंशन करेंगे तो गलत हो जाएगा, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में देखो, फ्रिक्शनलेस पिस्टन रिमेन 0.8 मेगापास्कल, ये आपका वॉल्यूम, इट एक्सपेंड क्वाजी स्टैटिकली, कांस्टेंट टेम्परेचर टू फाइनल वॉल्यूम इतना, द वर्क डन। देखो इन्होंने क्वाजी स्टैटिकली कांस्टेंट टेम्परेचर बोला हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है,
डब्ल्यू इज इक्वल टू अभी क्या लिखाया था, P1 ln V1/V2, ठीक है ना। नेगेटिव आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव आ गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ना, अ कंप्रेसर अंडरगोज अ रिवर्सिबल स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो बोल दिया हुआ है। स्टडी फ्लो के लिए देखो आपका ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी पार्ट होगा, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना। फ्लो है, ओपन चैनल, ओपन सिस्टम, ओपन फ्लो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। The content of well insulated tank are heated by a resistor 23 ohm in a 10 ampere current. Consider the tank along with its content as thermodynamical system. The work done by the system and the heat transfer to the system are positive. The rate of work change in internal energy process. इतना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ऐसा बोला गया है कि द रेट ऑफ हीट, वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीन चीज बतानी है। तो इंसुलेटेड टैंक था तो ये आपका जीरो होगा, तो ये आपका बी और सी गलत हो गया, ठीक है ना। अब जब बी क्यू जीरो होगा तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका यू आने वाला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू यू आने वाला, चलो दोनों में है। और वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है क्योंकि करंट आ रहा है, वर्क ऑन द सिस्टम, तो ये आपका डब्ल्यू नेगेटिव, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखना है, सॉल्व थोड़ा करना था इधर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो। द टेम्परेचर ऑफ, इसको डेंसिटी ऑफ एयर पूछा है, चलो अच्छा। द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एयर इन लार्ज रिजर्वायर 400 केल्विन 3 बार रेस्पेक्टिवली। द कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल ऑफ एग्जिट मीटर स्क्वायर, इन्होंने लास्ट पे एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे मतलब मास का कहीं ना कहीं रोल आने वाला है। इज फिटेड टू द वॉल ऑफ द रिजर्वायर एज शोन इन फिगर। द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द air at the exit section for isentropic flow through the nozzle is 50 kilopascal. Okay. द करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी दिया हुआ है, गामा की वैल्यू भी दी हुई है। इन्होंने डेंसिटी पूछा, क्या क्या पूछा है, डेंसिटी पूछा हुआ है। डेंसिटी पूछा हुआ है तो आपका कैसा प्रोसेस बताया है इन्होंने, आइसेंट्रोपिक फ्लो है। कैसा फ्लो है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक फ्लो है तो आप बोल दे पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आप इसको बोल सकते हैं पी अपॉन रो की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो इसका मतलब P1/ρ1 पावर गामा इज इक्वल टू P2/ρ2 की पावर गामा। क्लियर है। P1 कितना था आपका, P1 है आपका, यहाँ से अच्छा ρ2 निकालना है, तो ρ2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ρ2 P2/P1 की पावर 1 अपॉन गामा इंटू ρ1, यही होगा, देख लो। ρ1 क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू MRT, तो P इज इक्वल टू रो आर टी, यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन आर टी, तो यहाँ पे इक्वेशन रखो P2/P1 पावर 1 अपॉन गामा इंटू रो1 की वैल्यू निकालनी, तो आपने क्या बोलना है P1/R T1, ये है इक्वेशन, देख लो। अब इसको सॉल्व कर दो तो ρ2 इज इक्वल टू P2 क्या है, P2 है आपका 50 किलो पास्कल है, 50, P2 आपका 50 किलो पास्कल, तो P1 आपका 3 बार था तो 300 किलो पास्कल।
1/1.4 इंटू P1 आपका 300 किलो पास्कल अपॉन किलो पास्कल में लिखा है तो 0.287 मल्टीप्लाइड बाई T1 की वैल्यू कितनी है आपकी 400 केल्विन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.727 सी पार्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना, सी पार्ट आपका आंसर आएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, पीवी इज इक्वल टू गामा, बस ये ध्यान देना था, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, हम उस पर क्रॉस चेक करते रहेंगे, ठीक है ना। आई होप कोई समस्या ना आए, लेकिन अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या का क्या है, बिन पूछे आता है। अब पूछ रहा है मास फ्लो रेट, हमने कहा था ना, देखो वॉल्यूम फ्लो रेट इन्होंने एरिया दे दिया हुआ था, एरिया दे दिया था, इसलिए हमें लगा था कि मास फ्लो रेट का चक्कर है। तो देखो एम इज इक्वल टू जो होता है वो होता है रो ए वी, रो आपका डेंसिटी होता है, एरिया आपका एरिया होता है, वी आपका वॉल्यूम होता है, ये चक्कर होता है, ठीक है ना। तो मास हमें पता है क्या, अच्छा मास निकालना है, डेंसिटी पता है क्या, इनलेट पे डेंसिटी पता है, एग्जिट पे डेंसिटी पता है, एग्जिट पे भी डेंसिटी पता है, वेलोसिटी क्योंकि एग्जिट पे एरिया गिवन है, एग्जिट पे क्या ये एरिया जो है वो एग्जिट का है, एग्जिट पे वेलोसिटी देख लें, एग्जिट पे एरिया पता है, एग्जिट पे डेंसिटी पता है, एग्जिट पे वेलोसिटी नहीं पता है। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, अब आपको वेलोसिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेलोसिटी नहीं पता, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो आप लगाएंगे H1 प्लस हाफ ऑफ C1 स्क्वायर प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2 स्क्वायर प्लस W। हमने Z1 Z2 पर कैंसिल आउट कर दिया, ओके। अब यहाँ पे W आपका क्या हो जाएगा, जीरो, कोई वर्क नहीं हो रहा, Q एडी इंसुलेटेड बोल दिया है, Q जीरो हो गया आपका, टेम्परेचर हो जाता है कन्वर्जिंग डाइवर्जन नोजल, द स्टैटिक प्रेशर ऑफ द एयर एग्जिट सेक्शन इज नोजल। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इनलेट पे भी वेलोसिटी नेग्लिजिबल कर देनी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप वेलोसिटी निकालोगे v2 कुछ कुछ आएगा, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मास फ्लो रेट निकालेंगे, ऐसे रो, रो तो आपको पता है, रो अभी निकाल लिया था, एरिया आपको पता है, और वेलोसिटी v2 आपको पता है, ये आप तीनों चीजें रखेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, आई थिंक सो लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, लास्ट पार्ट आंसर आने वाला है 2.06 किलोग्राम पर सेकेंड। हमने बता दिया यहाँ पे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे V2 निकाल लोगे, V2 अगर हम गलत नहीं है तो 500 प्लस आएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में। हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, देखो एग्जिट टेम्परेचर पूछा हुआ है, एग्जिट टेम्परेचर पूछा हुआ था, ठीक है ना। एयर एंटर द एडियाबैटिक नोजल, एयर एंटर द एडियाबैटिक नोजल, एयर एंटर एडियाबैटिक नोजल, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, लीव, प्रेशर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट निकालना है, एग्जिट का टेम्परेचर निकालना है, हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लेनी है और मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगाना है, क्या लगाना है, स्टडी फ्लो एनर्जी। देखो सेशन बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा सा करो, ठीक है ना। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे, एडियाबैटिक नोजल है, बता देते हैं H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू हाफ सॉरी H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस W। देखो नोजल है तो आपका W क्या हो गया, जीरो हो गया, छोटा डिवाइस है, Z1 Z2 कैंसिल आउट, एडियाबैटिक है, जीरो हो गया। एयर एंटर एट अ नोजल एट इतना इतना एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इतनी दी हुई है 10, लीविंग पे प्रेशर छोड़ो अभी परेशान मत हो, लीविंग पे वेलोसिटी दी हुई है
ठीक है ना। टेम्परेचर दोनों जगह दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, CpT1 लिख देंगे, यहाँ पे CpT2 लिख देंगे, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। प्रेशर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो वैल्यू भी लिख देते हैं हम, CpT1 हाफ 1 सेकेंड प्लस हाफ C1 स्क्वायर इज इक्वल टू CpT2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। इसमें सब कुछ पता है आपको, ठीक है ना। यहाँ से एग्जिट टेम्परेचर आप करोगे तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू 484 केल्विन, सी पार्ट आंसर आएगा। होप सो, ओके। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने पूछा एरिया ऑफ द नोजल भी बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ द नोजल बताना है, तो एरिया ऑफ द नोजल के लिए क्या है, आपने एरिया ऑफ द नोजल, एग्जिट एरिया, ये क्या था, अच्छा इनलेट एरिया था। इनलेट एरिया गिवन था आपको, तो आपका देखो प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, यहाँ से आपका इनलेट डेंसिटी आ जाएगा, इनलेट एरिया भी गिवन है, ठीक है ना। देखो इक्वेशन क्या लगानी है आपने, इनलेट पे लगानी है पहले P1 इज इक्वल टू MRT1। प्रेशर आपको गिवन है 300 किलो पास्कल। वॉल्यूम, पहले एक काम करो अभी ना, इसको छोड़ो, ये ऐसे रखो, P1 इंटू ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ρ1 RT1, है ना। क्लियर, यहाँ से आपका ρ1 आ जाएगा, ρ1 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू 300 किलो पास्कल अपॉन एयर है तो 0.287, क्योंकि यहाँ किलो पास्कल लिख दिया इसलिए इतना T1 का वैल्यू कितना था आपका 500 केल्विन। यहाँ से आपका ρ1 आ जाएगा, ρ1 गिवन था, A1 गिवन था, m इज इक्वल टू क्या होता है, ρ1 A1 V1 सॉरी C1, ρ1 A1 C1 इज इक्वल टू ρ2 A2 C2। मास पता है आपको, ρ2 निकाल लो, ठीक है ना। A2 C2 पता है आपको, A2 नहीं आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका आएगा, तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना था, इनलेट पे एरिया था 80 और वेलोसिटी था 10, आउटर पे हो गया वेलोसिटी हो गया 18, 18 टाइम्स एरिया है इसका। देखो ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में देखना है, लास्ट पार्ट आपका आंसर आएगा, यहाँ पे जो एरिया आएगा वो लास्ट पार्ट आएगा। क्लियर है ना। फॉर एन आइडियल गैस विद कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफिक हीट और कैलकुलेशन स्पेसिफिक एंथैल्पी। फॉर एन आइडियल गैस बोला है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट और कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर। देखो एक चीज़ और बता देते हैं आपको, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो आपका स्पेसिफिक हीट होता है वो टेम्परेचर चेंज होने पे गामा CpCv कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, याद रखना। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, रियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गामा डिक्रीज करता है, Cp इंक्रीज करता है और Cp क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, डिफरेंस जो कि R होती है, ये Cp Cv और गामा। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी बता दिए, ठीक है ना। Cp माइनस Cv हमेशा R होता है, इसीलिए दोनों के बीच का गैप बराबर रहेगा। अगर गलती से आपसे किसी ने पूछा क्या होता है वेरिएशन, आपने बोला Cp इंक्रीज करता है, Cv इंक्रीज करता है, गामा डिक्रीज करता है, ये आपका गलत हो जाता है, ये आपका क्या होगा, गलत हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने पूछा इट्स सफिशिएंट टू नो ओनली द टेम्परेचर, यस टेम्परेचर बता दो, सारी वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि एक बार टेम्परेचर पता चल गया सारी वैल्यू पता चल गई, टेम्परेचर, है ना। आइडियल गैस, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं दो चीज़ों की, ठीक है ना। वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड, वो टेम्परेचर एंड मास आर रिक्वायर्ड। रिजिड कंटेनर, वॉल्यूम गिवन है, कंटेन 1 किलोग्राम, मास गिवन है,
स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी गिवन है, एंड प्रेशर भी गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। स्टिल इज रोटेटेड एट कांस्टेंट आरपीएम एट कांस्टेंट इतना रोटेशन अप्लाइड टॉर्क, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने वर्क भी दिया हुआ है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो देखो इन्होंने जो बोला है कि W जो है, इन्होंने W बताया, W कितना बताया, 2π/NT से हम निकाल लेंगे W। 2π/NT से निकालो, 2 × π × n कितना है आपका 1000 रोटेशन इंटू टॉर्क कितना है आपका 100 न्यूटन। ये आपका आ गया 2π × 10⁵, ठीक है ना, न्यूटन, ये न्यूटन में आ गया, ये W आ गया आपका। अब इन्होंने बोला फाइनल टेम्परेचर बता दो, लेकिन आपका प्रोसेस कैसा, वेल इंसुलेटेड है, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस W। ये Q तो जीरो हो गया, सो दैट यहाँ पे आपका जो आ गया डेल्टा U इज इक्वल टू W आ गया माइनस में। डेल्टा U क्या होता है, ये आपका होता है CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस W। तो अगर आपको T2 चाहिए तो T1 पता होना चाहिए। T1 पता होने के लिए हम क्या करेंगे, T1 P1 इज इक्वल टू MR T1, M1 नहीं लिखेंगे क्योंकि M1 M2 बराबर ही है। यहाँ से आपका अगर हम देखें तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन R MR, है ना। P1 कितना है आपका 10⁵ पास्कल, बहुत बढ़िया, इंटू V1 1, बहुत बढ़िया, M 1 किलोग्राम, बहुत ही बढ़िया, R CP माइनस CV 200, ठीक है। यहाँ से आपका कुछ कुछ आ गया, अगर हम करेंगे इसको हम 500 लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 1000 × 100, 1000 का ये डिवाइड कर दो 500 आ गया आपका, केल्विन में आया। तो जब ये 500 आ गया तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, T2 निकाल लेंगे। तो T2 जब आप सॉल्व करोगे ये आपका क्या आ जाएगा, T2 सॉल्व करने के लिए W कितना था आपका 2π × 10⁵ डिवाइडेड बाई CV 800 प्लस W T2 माइनस T प्लस का क्या हो जाएगा 500, इंक्रीज करेगा ना। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कुछ कुछ कैलकुलेट करके बताओ। ट्वेल्व 85.39 कैलोरी, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करो। वर्क इज डन ऑन एडियाबैटिक, वर्क इज डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 टू इतना 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। एलिवेशन इंक्रीज, एलिवेशन मतलब डेल्टा जेड इन्होंने बोला है, एक सेकेंड, इन्होंने बोला Z2 माइनस Z1, यहाँ पे आपने जीरो नहीं करना है, एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है 20 मीटर, बहुत बढ़िया। टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ओके। dt डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन। वेलोसिटी कितना था ये भी लिख ही देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और C2 है आपका 20 मीटर पर सेकेंड। द मास, मास भी गिवन है आपका
10 किलोग्राम। सीवी भी गिवन है। दी देखो, जब बहुत सारी चीजें गिवन हो ना, क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना, क्योंकि उस समय क्वेश्चन सारी डेटा दे देता है तो फिर सिर्फ कैलकुलेट करने को रह जाता है। एम जी जेड की वैल्यू भी दी हुई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की दी है। इफ देर इज नो चेंज इन अदर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इफ देर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क। इन्होंने टोटल वर्क पूछा है बस। तो इन्होंने क्या पूछा है, टोटल वर्क पूछा, रिमेम्बर दिस थिंग। ये आपने, इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या है, नोजल है क्या है, डब्ल्यू पूछा है। एक काम करते हैं, हमको पता फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। इन्होंने क्या बोला था, इन वर्क इज डन ऑन एडियाबैटिक सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम की बात हो रही है तो आप बोल दो कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू तो आपका हो गया 0। क्लियर है। अब यहाँ पे डेल्टा यू की बात करेंगे तो डेल्टा यू मतलब को आप यहाँ टोटल एनर्जी लिख दो, क्योंकि सारी एनर्जी का जिक्र हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा, सारी एनर्जी में आपका आगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। क्योंकि अगर हमें डिवाइस का नाम दिया होता तो हम कुछ और कर सकते थे, और कोई एनर्जी होती है इंटरनल है, काइनेटिक पोटेंशियल, बस प्लस डब्ल्यू। ये हो गया। अब यहाँ पे बस सॉल्व कर लो। आपको एम दिया हुआ है, यस, तो एम सी वी डी टी रखेंगे। एम सी वी डेल्टा टी प्लस हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस डेल्टा पी मतलब एम जी जेड टू माइनस जेड वन प्लस डब्ल्यू। ठीक है ना। एम आपका क्या क्या है गिवन है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, एम का वैल्यू क्या है, 1 है, 10 सी वी सी वी सी वी सी वी 100 × 1, कुछ कुछ ऐसे आएगा। इसको आपने बस सिर्फ सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, और यहाँ से बता देते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आपका आ जाएगा कितना, 10, ये आपका वी टी स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 10 × 10 × 20 प्लस डब्ल्यू। इसको सॉल्व करोगे आप, डब्ल्यू इज इक्वल टू आएगा, माइनस में आएगा पहली बात तो, और ये आएगा 4.5 किलो जूल। ये आंसर आपका आएगा, माइनस का 4500 जूल आंसर आने वाला है। क्लियर है। इसमें ये यहाँ पे एक्चुअली क्या, इन्होंने डिवाइस का नाम नहीं दिया था, हमने सिर्फ एनर्जी एक्यूमुलेशन लगाया बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक रिलेशन आपको जानने को मिलेगा। जब आपका मिक्सचर दिया हुआ है और उसका आपको गैस कांस्टेंट निकालना है, तो वो होता है आपका परसेंटेज बाय मास। रिमेंबर दिस पॉइंट, परसेंटेज बाय मास ऑन मॉलिक्यूलर वेट। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 28, प्लस इसका सिग्मा, इसका सिग्मा। तो देखो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले तो, आर बार इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मास ऑन मॉलिक्यूलर वेट, इसका सिग्मा इनटू आपका आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.3 अपॉन ऑक्सीजन 132 प्लस 0.1 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाई 8.3 नहीं 8314। यूनिट क्या चल रही, जूल पर किलो मोल। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 287 से कम आएगी थोड़ा, क्यों, क्योंकि देखो हमें एयर का पता है 287 होता है, और यहाँ पे एयर CO2 को इसने कंसीडर कर लिया है अच्छा खासा। CO2 का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, है ना। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसलिए आर कम होगा।
8314 है ना, ये आ जाएगा देखो 28,274.99 किलो जूल। किलो जूल नहीं, वहाँ पे जूल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जूल लिखा हुआ है, ये वैल्यू क्या आएगी, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये आपका ये आंसर आएगा, यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, देख लेना, ठीक है ना। इस तरीके, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम मार्क करके रख देते हैं, ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ये रिलेशन कहाँ है, ये है रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Internal energy of an ideal gas is a function of temperature and pressure. The internal energy, only temperature. U is the function of only temperature. U is the function of only temperature. That's it. याद रख लो। Piston cylinder device initially इतना of treated in an ideal gas. Pressure इतना, temperature इतना. There is now isothermally compressed pressure. ये हमने बताया था आइसोथर्मली कंप्रेस्ड है। आपने इक्वेशन क्या, वर्क डन का इक्वेशन क्या लिखना, P1 V1 ln V1/V2, V1/V2 ओवर Vn दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू अप्रोक्स जो आएगा वो आएगा V100.4 ln V1.4.1। पहले तो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना। एक सेकंड, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन 0.4 था ऑफ कंप्रेसर, वर्क ऑन द कंप्रेसर होता पॉजिटिव, ठीक है। आइसोथर्मिक कंप्रेसर, एक सेकंड, ये नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे आप V2/V1 लिख लो, V2/V1 कंप्रेसर है ना, तो वर्क ऑन द कंप्रेसर हो रहा है, ये नेगेटिव में आएगा और इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 50 माइनस का 50 किलो जूल, ठीक है ना। इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम एट इनिशियली इंथैल्पी ऑफ इतना किलो जूल पर किलोग्राम एंड इनलेट वेलोसिटी इतना एरर इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल। नोजल का क्वेश्चन है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओ, क्लियर है। नोजल का क्वेश्चन है, स्टीम एट इनिशियली इंथैल्पी, ठीक है ना, हो जाएगा। लगाना है आपने H1 प्लस हाफ ऑफ C1² प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ C2² प्लस GZ2 प्लस W। ये सबसे पहले कैंसिल आउट कर दो। स्टीमेट इनिशियली इंथैल्पी 100 इनलेट वेलोसिटी 1/2000, क्योंकि किलो जूल में लिखा था इसलिए 2000 लिखेंगे। 100 का स्क्वायर प्लस इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल, इंसुलेटेड मतलब 0, हॉरिजॉन्टल नोजल मतलब Z1 इज इक्वल टू Z2, लीविंग इंथैल्पी तो कुछ होगी, ये जरूर होगी, प्लस 1/2000 इंटू C2 200 का स्क्वायर प्लस W 0। ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, H2 फटाफट आपका, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व करो, 1 2 3 4, 1 2 3 5 105, ठीक है। ये आपका हो गया 1 2 3 4, 1 2 3, मतलब ये कितना हो गया 40 बटा 2 20, 105 माइनस 20, ये आपको कितना हो गया 85। बस हो गया, कितना आंसर देखो, वर्बली सॉल्व हो गया। तो अरे बाबा, हम तो कैलकुलेटर पर ऐसे खुद ही रखे थे, तो हो गया वर्बली ना। ये आपका 100 है प्लस 5 इज इक्वल टू H2 प्लस है आपका 20, ठीक है, क्लियर है। 85 किलो जूल पर किलोग्राम, बहुत ही आसान है, 2 नंबर का है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, डिफरेंट है, इनमें मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं।
इन्होंने बोला सीवी की जो वैल्यू है स्पेसिफिक कांस्टेंट वो है 2.5 टाइम्स ऑफ आर यू। आर यू मतलब आर यू की वैल्यू गिवन है 8.314। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 100, इन्होंने बोला अगर टेम्परेचर 100 इंक्रीज करता है तो चेंज इन मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो आपको पता है कि जो डेल्टा एच होता है वो क्या होता है आपका सी पी इंटू डेल्टा टी। सी पी क्या होता है आपका सी वी प्लस आर इंटू डेल्टा टी। सी वी क्या है आपका सी वी है आपका 2.5 आर प्लस आर इंटू डेल्टा टी। इसलिए क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें क्वेश्चन टफ नहीं था। अगर क्वेश्चन किसी ने किया है नहीं किया है जूल पर मोल ओके मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी कितना 100, बस ये क्वेश्चन हो गया। दो जीरो आ जाएंगे है ना, हो जाएगा 2909.9 जूल पर मोल, ये आ जाएगा आपका आंसर। जूल पर मोल में पूछ रहा है क्योंकि डेल्टा एच। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। वन मोर क्वेश्चन, मास ऑफ परफेक्ट पी वन टू द इन्होंने बोला द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड मास आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है आइसोथर्मल प्रोसेस। तभी हमने बताया कितने बार कि आपका क्या हो जाता है पी वन वी वन। अच्छा इसमें कंफ्यूजन है, चलो देख लेते हैं। पी वन वी वन देखो माइनस होता है माइनस पी वन और पी वन एल एन पी वन ओवर पी टू, ये आंसर होता है। तो यहाँ पे आपका पी वन वी वन बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना, पी वन अपॉन पी टू आर टी वी टू बाई वी वन माइनस एम आर टी पी टू बाई पी वन। एक सेकेंड, यहाँ पे लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट, लास्ट पार्ट क्लियर है, लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ना एम आर टी एल एन पी वन ओवर पी टू, ये और ये सेम है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। क्लियर है, आइसोथर्मल प्रोसेस है टेम्परेचर, लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मास फ्लो रेट पूछा गया ऑफ गैस इन टर्बाइन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो, दैट्स इट। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का काम है यहाँ पे। कैलोरीफिक पैटर्न एट कांस्टेंट प्रेशर, इतना एंटर इतना लीव टर्बाइन इतना एट द सेम वेलोसिटी द टेम्परेचर ऑफ द गैस टर्बाइन एट द एंट्री एंड इतना टेम्परेचर द पावर प्रोड्यूस भी दिया हुआ है, हीट एस्केप द रेट इतना, क्यू भी दिया हुआ है, द टर्बाइन कॉजिंग मास फ्लो रेट पूछा हुआ है सिर्फ। तो आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के एच वन प्लस हाफ सी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, द पावर प्रोड्यूस्ड जो हीट स्केप रेट किलो जूल पर सेकेंड पे काम करना है, अभी आपने सब जगह मास से मल्टीप्लाई करके चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन इसी तरीके से मेंशन है कि आपको मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आप वैल्यू मेंटेन कर सकते हो। जैसे क्यू का वैल्यू है कि नहीं, यहाँ पे लिखना है आपने वन एच वन प्लस हाफ ऑफ एम सी वन स्क्वायर, एम तो सेम रहेगा, प्लस एम जी जेड वन प्लस कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एम टू एच टू प्लस हाफ ऑफ एम सी टू स्क्वायर, ये देखो एम सेम रहेगा, एम सेम है कोई दिक्कत नहीं, प्लस एम जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या रखनी है आपने, एम एच वन कैलोरीफिक प्रोफाइल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी की वैल्यू ठीक है, एंटर
सीपी की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखना है एम सी पी T1 प्लस हाफ ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है एट द सेम वेलोसिटी, एंटर एंड लीविंग वेलोसिटी सेम है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना है, प्लस आपको लगता है टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द एंट्री, टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T2 है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली द पावर प्रोड्यूस पावर की वैल्यू आ गई 4.6 मेगावाट, तो इसको क्या करना है इंटू 10 पावर 3, ठीक है ना, सी की वैल्यू 1000 लिख लिया तो 10 पावर 6 कर दो, इसको 10 पावर 6 कर दिया। इसके बाद एम जी Z1 Z2 भी कैंसिल आउट कर दो, टर्बाइन है, हो गया आपका, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू इतना किलो जूल, 300 किलो जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू एम सी पी। यहाँ से जो आपका एम का वैल्यू आएगा उसका यूनिट होगा किलोग्राम पर सेकेंड, क्लियर है, यहाँ से जो आपका एम का वैल्यू आएगा वो आएगा किलोग्राम पर सेकेंड, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 7.0 किलोग्राम पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा, क्लियर है, तो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग मी। इफ किसी को भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप जनवरी में देख रहे हैं ये वीडियो, या अगर आपका गेट एग्ज़ाम आने वाला रिसेंटली आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन करें क्वेश्चन, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेंशन करें कि एट 1 आवर 60 सेकेंड या इतने मिनट बाद आपका ये डाउट है करके, तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, so again thank you so much, thanks to watching me, subscribe our channel, please hit the bell icon button, and this is our telegram group, join our group, and this is my profile ID on Unacademy learning app. Okay, so thank you so much, thanks to watching me, good night to all of you.